जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हम बात करेंगे फिनांस एक्ट के हवाले से जो इस बजट में पेश किया गया है। फिनांस एक्ट जो है वो मुल्क में टैक्सेशन के हवाले से टैक्सेस के रेट्स में इंक्रीज डिक्रीज या कमी बेशी या किसी टैक्स को विदड्रॉ करते हैं या नया टैक्स लगता है उसके हवाले से जो मुख्तलिफ हमारे टैक्स के लाज हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम एक्ट, सेंट्रल एक्साइज, कैपिटल वैल्यू टैक्स, तो उसके हवाले से इस पे जो है बात करनी है हमने आज। तो अमूमी तौर पर इस बजट में अगर ये कहा जाए कि फर्स्ट टाइम पिछले 15-20 साल में ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी उथल पुथल नहीं की गई। अमूमन हमारे यहाँ जो हर साल बजट आते हैं उसमें बहुत सारी चेंजेस की जाती हैं और अगले साल उनको रिवर्स कर दिया जाता है। यही एक खेल तमाशा जो हमारे यहाँ चल रहा था कि एक साल एक चीज़ लेके आते हैं, दूसरे साल उसको रिवर्स करते हैं। इस साल इसमें सिग्निफिकेंट कमी वाकई हुई है। मजमूई तौर पर ये बजट जो है ऐसा नहीं है कि टैक्सेस की वजह से महंगाई का एक जो है सैलाब आ जाएगा। अलबत्ता जो डॉलर की जो एप्रिसिएशन है और मुल्क में जो पेट्रोलियम की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, बिजली की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, उसकी वजह से ना रुकने वाला महंगाई का तूफान जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इस हमारे जो मुख्तलिफ टैक्सेशन में जो चेंजेस आई हैं उसके हवाले से। सबसे पहले हम एक जो लेते हैं मोबाइल हैंड सेट लेवी, ये 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें पहले जो मोबाइल हैंडसेट पे जो टैक्सेस थे 1000 से 5000 रुपए के तक जो स्लैब से इंपोर्ट स्टेज पे, अब ये स्लैब 100 रुपए से 16,000 रुपए तक हो गए हैं। इसमें जो मोबाइल जो $500 जिसकी CNF वैल्यू होगी, जिसको आप कह सकते हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा वाला जो मोबाइल है उस पर तकरीबन 2000 रुपया जो है एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। और जबकि जो 2 लाख तक जा रहा है मोबाइल वैल्यू, उस पर तकरीबन 10,000 रुपया एडिशनल जो है आपको ये देना पड़ेगा मोबाइल लेवी टैक्स। दूसरा CVT की बात कर लेते हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स। इसमें अगर किसी के पास 5 मिलियन से ज़्यादा की मोटर व्हीकल है और वो इंपोर्ट की है उसने, तो 2% जो है उसकी वैल्यू का, 5 मिलियन से ज़्यादा की व्हीकल 2% उसकी वैल्यू का CVT आपको देना पड़ेगा। इसी तरह जो लोकली आप परचेज कर रहे हैं उसमें जो कंपनी है, जो सेलर है, वो 2% CVT चार्ज करेगा, कलेक्ट करेगा और जमा कराएगा। ऑक्शन में खरीदते हैं तो जो ऑक्शनिंग अथॉरिटी है वो 2% जो है आपकी CVT कलेक्ट करेगी। और इसी तरह आपको ट्रांसफ़र करवाते हैं तो 2% जो है आपका जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है गाड़ी की वो इसको कलेक्ट करेगी। और ये जो वैल्यू है गाड़ी की 10% पर एनम के हिसाब से जो है उसकी डेप्रिसिएशन अलाउड होगी। अगर 3 साल पुरानी है तो उसी तरीके से उसकी वैल्यू अगर उस वक्त 1 करोड़ की ली गई थी तो अब वो अगर 3 साल हो गए हैं तो 30% उसका लेस हो जाएगा, 70% पे CVT कैलकुलेट होगी। ये एक नई चीज़ है। दूसरा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडेंट पाकिस्तानी रेजिडेंट की अगर कोई बाहर है, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, उस पे CVT लाई गई है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 मिलियन से अगर ज़्यादा है तो 1% जो है उसकी वैल्यू का वो जमा कराएगा। ये कब जमा होगा? ये जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जब जाएगी उस वक्त, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल टैक्स डिक्लेरेशन, तो उस वक्त ये CVT जमा कराएगा। तो CVT में 2 ये मेजर चेंजेस हैं। इसके बाद हम कस्टम में देखते हैं, हम वो सिग्निफिकेंट चीज़ें जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चेंजेस हैं वैसे तो कस्टम में ये है कि WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने जो आइटम्स की डिस्क्रिप्शन नई तरतीब दी है और उसके जो कोड है HS कोड उसको नया तरतीब दिया है। तो वो हमारे जो FPR ने, हमारे कस्टम ने, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तो ये मेजर चेंजेस है। दूसरा, वेयर हाउसिंग के हवाले से कि पहले 6 मंथ तक जो है आप वेयर हाउस यूज़ करेंगे। अब ये है कि 6 मंथ के बाद जो एडिशनल कलेक्टर है कस्टम का, वो आपको फर्दर 1 मंथ के लिए जो है 1% सरचार्ज के साथ अलाउ कर सकता है। तो एक तो ये मेजर चेंज आ गई है। दूसरा, CD जो एग्जेम्प्ट हुई है इम्पोर्टेड आइटम में, उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इंक्लूडिंग ड्रेनेज
और इरिगेशन के हवाले से उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एलईडी लाइट और एलईडी बल्ब पे जो सीडी है वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है, और इसी तरह इसका जो इनकम टैक्स है वो रिड्यूस करके 2% पे कर दिया गया है। 26 फार्मास्यूटिकल के इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दिया है, और इस तरह वाटर प्योरीफाइंग मेम्ब्रेन्स जो हैं उसको भी एग्जेम्प्ट करार दिया है। एक्साइज के हवाले से जो है कि जिसकी MRP 1000 सिगरेट्स 5960 से ज़्यादा है, ये आप तकरीबन 120 रुपये वाला सिगरेट का जो पैक है उसकी हम बात करें, उस पर अगर पहले 10 रुपये 40 पैसे औसतन सेंट्रल एक्साइज लग रहा था, अब वो 11 रुपये 2 पैसे हो जाएगा। और इसी तरीके से जो इससे कम की सिगरेट की डब्बी है उस पर पहले 3 रुपये 30 पैसे सेंट्रल एक्साइज था, तो वो बढ़ के 3 रुपया 70 पैसे हो जाएगा। और इसे टेलीकम्युनिकेशन पे जो सेंट्रल एक्साइज है वो 16% से बढ़ा के 19.5% कर दिया गया है। सेल टैक्स में जो गुड्स की डेफिनेशन है और सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो प्रोविंशियल के पास जो सर्विसेज के हवाले से जो अपने प्रोविंशियल सेल टैक्स हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स की डेफिनेशन और सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में शामिल कर दिया गया है। और फर्दर टैक्स जो 3% है अनरजिस्टर्ड के लिए, उसका दायरा वसी करते हुए जो सेल टैक्स में नॉन एक्टिव टैक्स पेयर होंगे उन पे भी 3% एडिशनल सेल टैक्स जो है वो लगेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो ये एक नई बात हुई है। रिटेलर्स के लिए फिक्स सेल टैक्स की जो है स्लैब लाए गए हैं। इसी तरह इनकम टैक्स में भी ये दोनों में सेम किया गया है कि जिसका बिल होगा 30,000 रुपये तक पर मंथ, तो वो अपना 3,000 रुपया फिक्स सेल टैक्स चार्ज किया जाएगा उसका, और जिसका बिल 30,000 से 50,000 रुपया पर मंथ होगा उसको 5,000 रुपया सेल टैक्स चार्ज किया जाएगा। और ये रिटेलर्स के लिए है, रिटेलर्स, स्मॉल रिटेलर्स अदर देन टायर 1 रिटेलर्स। 50,000 से ऊपर जिसका मंथली बिल आता है बिजली का, उस पर 10,000 रुपया फिक्स सेल टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा। उसके साथ साथ बोर्ड को पावर दी गई है कि वो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन्स पे 50,000 रुपया तक फिक्स सेल टैक्स चार्ज कर सकते हैं, और रिटेलर्स पे ये बोर्ड को पावर दी गई है, वो इसके बाद में नोटिफाई कर सकता है कि वो किन को चार्ज किया जाएगा। और यही इनकम टैक्स में अदर देन टायर 1 रिटेलर्स के लिए जो है ये बयान किया गया है। जो टायर 1 रिटेलर्स हैं उसका आपको पता है कि अगर 20,000 तक जिनका बिल है उस पर 5% सेल टैक्स चार्ज होगा, और जो 20,000 से ज़्यादा है उस पर 7.5% सेल टैक्स चार्ज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आई। ये जो रिटेलर्स हैं स्मॉल रिटेलर्स के लिए, तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स में फिक्स कर दिया गया है, इनकम टैक्स भी और सेल टैक्स भी मंथली बिल की बेसिस पे 3 की मेजर कैटेगरीज उसकी बनाई है। और एक और जो मेजर चेंज आई है वो CNIC और NTN की कंडीशन है कि जब सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से कि जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ट्रेडर, रिटेलर्स, उसमें ये था कि CNIC या NTN के बगैर आप सेल नहीं करेंगे, तो वो कंडीशन जो है विदड्रा करने के लिए प्रपोज की गई है। और ये मैं समझता हूँ कि एक रिवर्स गियर लगाया है। जब आज से 3-4 साल पहले ये अमेंडमेंट आई थी तो बड़ी रेजिस्टेंस आई थी ताजर हजरात की तरफ से कि ये आप ना करें, शनाख्ती कार्ड को मैंडेटरी ना करें। तो बहरहाल उस वक़्त गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया और ये चलता रहा। अब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी थी, CNIC और NTN लोग रजिस्टर्ड भी हुए सेल टैक्स के अंदर भी। तो ये जो है एक रिवर्स गियर है, ये नेगेटिव चीज़ है मेरे ख्याल में। इस पर आई कैप और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स पास को इस पर ऊपर बात करनी चाहिए कि ये विदड्रॉ नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो रिटेलर से आगे फर्दर सेल है जनरल पब्लिक को, जिसमें 1 लाख रुपए की इन्होंने दिया, अभी 1 लाख तक जो शनाख्ती कार्ड नहीं मांगेगा रिटेलर, वो बेशक आप वेव कर दें,
कि रिटेल स्टेज पे जो कस्टमर से, जनरल पब्लिक से आप शनाख्ती कार्ड की जो कंडीशन है उसको आप वेव कर दें, मगर ये मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और रिटेलर तक ये जो है कंडीशन शनाख्ती कार्ड की ये वेव ऑफ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इससे एक जुड़ी हुई एक और जो चेंज है कि जब आप अनरजिस्टर्ड को सेल करते थे या बगैर शनाख्ती कार्ड के थे, जो इनपुट था वो डिसअलाउ हो जाता था सेल टैक्स का, प्रपोर्शनेट इनपुट। तो वो कंडीशन इन्होंने ख़त्म कर दी है, चूँकि शनाख्ती कार्ड की शर्त ख़त्म कर दी है तो ये कंडीशन भी इन्होंने प्रपोज की है कि इसको भी हम ख़त्म करने जा रहे हैं। 8B, जिसमें आप 90% एडजस्टमेंट सेल टैक्स एक्ट 1990 में 8B सेक्शन है, उसमें जो है इनपुट आप 90% तक एडजस्ट कर सकते हैं, 10% आपने कैश जमा कराना होता है। बेसिकली ये FBR का कैश जनरेटिंग टूल है कि वो जो टारगेट पूरे करने के लिए भी कैश जो है हर दफ़ा टैक्स पेयर जमा कराए। तो ये इन्होंने पहले पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए जो है इस कंडीशन को रिमूव किया था, इस दफ़ा फिर इन्होंने पब्लिक लिस्टेड कंपनी को भी इसमें ऐड कर दिया है। इट मीन्स कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी 10% जो है वो जमा कराएगी। ये एक मैं समझता हूँ इस कंडीशन को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। जिसका कैरी फॉरवर्ड है उसको होली जो है होल अमाउंट, होल इनपुट जो है एडजस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये एक जालमाना इक़दाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए था। इन्होंने उल्टा इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी को भी इसके अंदर डाल दिया है। एग्जाम्पशंस की अगर बात करें तो सोइंग सीड जो है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया है। सीड हमेशा से ही एग्जाम्प्ट रहा है सेल टैक्स में। ये जो टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 आया था जनवरी में, इसमें सीड को इन्होंने टैक्सेबल कर दिया था सेल टैक्स में। तो ये एक अच्छा कदम है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसका इम्पेक्ट ज़राअत पे जाता है, किसान पे जाता है, क्योंकि किसान तो बेचारा ना इनपुट ले सकता है ना आउटपुट ले सकता है, उसने सारा एडजस्ट ही करना होता है जो कि उसकी कीमत का हिस्सा बनता है। तो ये एक अच्छा है कि ज़राअत फ्लोरिश करे। सोलर पैनल्स वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था चंद दिन पहले, सोलर पैनल्स को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। मशीनरी फॉर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स जो ये ऐलान करेंगे या मौजूद हैं उनके लिए जो है इन्होंने इसको सेल टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया है। इंपोर्ट और लोकल सप्लाई, बुक्स ऑफ ऑल काइंड्स, पहले ये था कि सिर्फ एजुकेशनल बुक्स थी वो एग्जाम्प्ट थी सेल टैक्स में, अब इन्होंने तमाम किस्म की किताबों को एग्जाम्प्ट कर दिया। इसी तरह पावर सेक्टर रिलेटेड मशीनरी और ट्रैक्टर्स, तो ये भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है। ट्रैक्टर्स का जो एग्जाम्प्ट सेल टैक्स, तो ये भी एक अच्छा कदम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सेल टैक्स है इंपोर्ट पे 12.5 से बढ़ा के 17% कर दिया गया है। बेसिकली ये डिस्करेज करने के लिए है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट ना करें, तो ये एक पॉजिटिव अमल है। ज्वेलरी के हवाले से ये है कि जो लोकल सप्लाई 3% और इंपोर्ट को 4% कर दिया गया है, और जो इंपोर्टेड ज्वेलरी फर्दर सेल होगी वो इंपोर्टर करेगा, कमर्शियल पोर्टर, उस पर कोई सेल टैक्स नहीं होगा। तो इसमें कोई नो इनपुट एडजस्टमेंट 3% और 4% और इनपुट एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये थी सेल टैक्स के हवाले से सीधा बातें। अब मैं आता हूँ मेजर जो आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसमें चेंजेस जो प्रपोज की हैं फिनांस एक्ट 2022 में। इसमें एक तो बेनिफिशियल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया इनकम टैक्स में। पहले ये आपके कंपनीज और एक्ट में भी आ चुका है, और ये बेसिकली जो FATF की कंडीशंस थी उसको मीट करने के लिए किया गया था कि बेनिफिशियल ओनर जो इसमें इन्होंने रखा है कि 10% से ज़्यादा, इसमें AOP और कंपनीज दोनों को इन्होंने किया है। 10% से ज़्यादा वोटिंग शेयर या वोटिंग राइट्स हैं वो आपने डिस्क्लोज करना है। इसका क्या तरीकाकार होगा, क्या फॉर्म आएगा, वो ये बाद में करेंगे। दूसरा एक इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है सिंक्रोनाइज्ड विद होल्डिंग पेमेंट सिस्टम। ये जो है स्वैप्स एजेंट होंगे, ये विद होल्डिंग के सिस्टम को जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे। इसके भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं बाद में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को डिफाइन किया गया फर्स्ट टाइम, पहले डिस्ट्रीब्यूटर डिफाइन नहीं था। इसमें उन्होंने कहा गया जो भी मैन्युफैक्चरर का अपॉइंट करता एजेंट है स्पेसिफाइड एरिया के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर कंसीडर होगा, ये इसकी डेफिनेशन में डाला गया है। टैक्स ऑन सैलरी, जो सैलरीज की जो टैक्सेशन है उसमें जो है रिलीफ मिला है। 12 लाख तक की जो सैलरी है
उस पर सिर्फ 100 रुपया टैक्स देना है और 12 लाख से ऊपर जो है मुख्तलिफ स्लैब्स आए हैं। जो माहरीन ने जो वर्किंग की है, कंपेरेटिव चार्ट्स बनाया है, उसके मुताबिक 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख की जिसकी सालाना सैलरी है, तो उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा जो सैलरी है उस पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। और जो नॉन सैलरी इंडिविजुअल, बिजनेस इंडिविजुअल AOP है, उसमें 20 लाख तक कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। 20 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपका जो टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। यहाँ पर जो बेसिक एग्जैम्प्ट थ्रेशोल्ड है वो 4 से 6 लाख कर दिया गया है। कंपनीज की टैक्सेशन ऑलमोस्ट वही रही है। बैंकिंग कंपनीज का जो है 45% कर दिया गया है टैक्स, जो 35 से 45 कर दिया गया है। बाकी 29% और स्मॉल कंपनी का 21% वो उसी तरीके से है। अच्छा, इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स। पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स, इसमें 2% टैक्स देंगे, सब देंगे, मतलब AOP भी देगी और इंडिविजुअल भी, कंपनी भी, और 300 मिलियन से ऊपर वाले देंगे। और इसमें क्राइटेरिया क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट है विदाउट ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस, इसके बगैर जो प्रॉफिट है वो होगा, प्लस प्रॉफिट्स आपने लिए हैं या कोई रॉयल्टीज आई हैं उसको भी आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाएगा फॉर पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स कंप्यूटेशन पर्पस। और आपकी इम्प्यूटेड इनकम है तो इस तरीके से 2% वो जो टैक्स देंगे। और बैंकिंग कंपनीज का अगर देखा जाए तो ये 47% हो जाएगा, 45 वो और 2 ये 47 हो जाएगा। जो सुपर टैक्स था 4% वो एबॉलिश करने के लिए प्रपोज किया गया है। तो जो दूसरी 29% वाली कंपनी है उनको फिर 31% हो जाएगा। तो उसमें के लिए रिटर्न में जो चेंजेस आएंगी वो फिर FPR अनाउंस करेगा किस तरीके से वहाँ पर इंसर्ट की जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, मैं समझता हूँ कि इसमें लेना चाहिए। लेकिन इसका जो फिक्स टैक्स वाली जो एंटिटीज़ हैं या इंडिविजुअल्स हैं, मतलब फाइनल रजीम की हम बात करें तो इम्प्यूटेड इनकम के जब उन्होंने कहा तो इट मीन्स के फाइनल टैक्सेशन वाले भी इसमें आ जाएंगे क्या? जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं टेक्सटाइल की, क्या वो भी देंगी इस पे 2%? तो मेरा तो ख्याल है कि देंगी, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं की गई। अलबत्ता एग्जैम्प्ट वालों पे शायद ना हो, इसकी भी वजाहत जो है वो चाहिए। मैं इसके साथ ही जो चीज़ जोड़ रहा हूँ वो IT सेक्टर है। IT सेक्टर 2025 तक एग्जैम्प्ट था टैक्स में, फिर पिछले साल इन्होंने कहा 100% टैक्स क्रेडिट होगा ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, जिसमें आपकी विद होल्डिंग टैक्स था और उसकी स्टेटमेंट्स थी, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न था। तो इंडस्ट्री को जाके जो है एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और वो विद होल्डिंग जो है वो नहीं होती थी। तो इसको इन्होंने अब स्ट्रीमलाइन किया है कि IT की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने 0.25% जो है जो प्रोसीड्स आएंगे, रिमिटेंसेस आएंगी IT के अगेंस्ट, तो वो टैक्सेबल होगी और वो फाइनल टैक्स होगा 0.25%। और इसमें एक और बात मजे की कि जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं अमूमन उसमें 100% डबल टैक्स हो जाता है, तो वो इसमें IT सेक्टर को जो है वो डबल टैक्सेशन इस तरीके से मतलब नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की वजह से जो रेट डबल होता था वो नहीं होगा। और दूसरा इसमें ये देखना है क्या ये भी पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स देंगे जो इसमें AOP या इंडिविजुअल या कंपनीज हैं, तो इसकी भी कोई वजाहत जो है आनी चाहिए। सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स, ये इसमें ये था कि आप जो मिनिमम टैक्स 0.15%, 1.125% भी रहा, 0.5 से शुरू हुआ था, 0.5 से शुरू करके 0.15 तक ले गए। तो ये मिनिमम टैक्स है, रिस्पेक्टिव ऑफ कंपनीज का जो प्रॉफिट है या लॉस है, ये हायर देना पड़ता था कि आपका जो नॉर्मल टैक्स हायर है तो नॉर्मल देना है, अगर आपका कम है 1.5% से तो आपने जो है वो मिनिमम टैक्स देना है। और ये था कि इसमें ये कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते थे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, अगले सालों में अगर आपके टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं तो उसमें आप एडजस्ट कर सकते थे उसके अगेंस्ट ये टैक्स पे किया हुआ। तो इन्होंने इस कंडीशन को जो है ना, ये जो कैरी फॉरवर्ड जो है ना, इसको ख़त्म कर दिया है। 113 का जो मिनिमम टैक्स है उसका कैरी फॉरवर्ड
उन्होंने प्रपोज किया कि ये अब ख़त्म है। तो ये एक जालमाना कदम है कंपनीज के लिए। देखिए, टैक्स तो आपने तब देना है जब आपकी इनकम हो। जब आपका इनकम ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर आपने टैक्स किस लिए देना है? मिनिमम टैक्स भी किस लिए देना है? फिर अगर दे भी देते तो आपको कैरी फॉरवर्ड इजाज़त देनी चाहिए थी। जो चल रहा था उसको इस तरीके चलना चाहिए था। ये एक हार्श स्टेप है। नया कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेंटल इनकम। डीम्ड रेंटल इनकम में ये है कि आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है बड़े बड़े फार्म हाउसेस का, लोगों को घर लेके किराए पे देने का। किराए पे दे दिया तो फिर उसको डिक्लेयर नहीं करना, उस पर रेंट पे टैक्स नहीं देना। फिर क्या, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आपकी 25 मिलियन से ज़्यादा की है तो आप उस प्रॉपर्टी का 5% जो होगा वो आपकी रेंटल इनकम कंसीडर होगी। उस 5% का आप 20% जो है इनकम टैक्स आप देंगे। इट मीन्स के 1% ऑफ फेयर वैल्यू एज एवरेज जो उसका वो टैक्स बनता है, वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और अगर आपका एक्चुअल रेंट आपका उससे ज़्यादा है 5% से, तो फिर वो आपका टैक्स होगा। एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, बिल्कुल होना चाहिए था। फिर जी बात होती है नॉन इंटीग्रेशन। जो लोग जो टैक्स पेयर रिक्वायर्ड हैं कि उन्होंने अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना है और वो नहीं कर रहे, तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं सेक्शन 21 के तहत जो 10% ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो इनएडमिजिबल हो जाएंगे, वो डिसअलाउ हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में देखें, पहले ये होता था कि फर्स्ट ईयर में आप 100% डेप्रिसिएशन ले लेते, ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं लेते थे। पिछले साल में कुछ चेंजेस आई थी, इस साल इन्होंने दोबारा यही कर दिया है कि आप फर्स्ट ईयर में 100% डेप्रिसिएशन आप ले लेंगे और ईयर ऑफ डिस्पोजल में नहीं लेंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू पहले 2.5 मिलियन 25 लाख अलाउड थी, उसको 50 लाख तक उन्होंने बढ़ा दिया है कि आप व्हीकल तो मैक्सिमम 50 लाख की डेप्रिसिएशन हो सकती है। इनिशियल अलाउंस के हवाले से इसमें इन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर भी इनिशियल अलाउंस अलाउ कर दिया है। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये वो एरिया है जिसमें हर साल ही उथल पुथल होती है, इस साल भी हुई है। थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश ये की गई, जो सिक्योरिटीज़ पे गेन है और जो आपका प्रॉपर्टी पे गेन है उसको उन्होंने रेट बराबर बराबर कर दिए। पहले साल में 15 साल होंगे, 15% होगा, 2.5% कम होता जाएगा और आखिरी 6 साल के बाद जो है ये नहीं होगा इस पे टैक्स। एक ओपन प्लाट जो है उसमें पहले साल 15% होगा, छठे साल में 2.5% टैक्स होगा उसकी गेन पे। और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो 4 साल तक टैक्सेबल होगी, पहले साल 15, 7.5, 5 और इस तरीके से 4 साल बाद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सेल पे जो गेन है वो टैक्सेबल नहीं होगा। फ्लैट पे 2 साल टैक्स होगा। ये एक रिलीफ दिया गया है, एक इंसेंटिव भी कह लें कि लोग फ्लैटों की तरफ जाएं, घर की तरफ या घरों की तरफ ना जाएं। इस तरह सिक्योरिटीज़ पे 15 से 2.5% गेन जो है वो उन्होंने टैक्स गेन पे टैक्स होगा। इसमें एक और बात ये है कि पहले ये था कि जो पहले साल में जो गेन होता था वो 100% टैक्सेबल होता था और उसके बाद उस पर रेट अप्लाई होते थे। दूसरे साल में 75%, तीसरे साल में 50% गेन और चौथे साल में जो 25%, इस तरीके से। अब इन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी है कि 75%, 50%, मगर स्ट्रेट जो गेन है उस पर आपने जो एप्लीकेबल रेट है उसके मुताबिक आपने टैक्स देना है। तो ये इसमें प्रॉपर्टी में एक चीज़ आई है। और फिर प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग 236C और के, इसमें जो 1% टैक्स था सेल पे और परचेज पे वो 2% कर दिया गया दोनों पे। और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए 5% कर दिया गया है। मेजर चेंज है प्रॉपर्टी के हवाले से। मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी के हवाले से जो कवानीन है मज़ीद सख्त होने चाहिए, क्योंकि ये सब फेक है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी माफिया जो हुकूमतों में रहा है, आज भी है, माजी में भी था, वो इसको डिक्टेट करता रहा है। बड़ा माल बनाया है उन लोगों ने प्रॉपर्टी के हवाले से। और पूरे लाहौर की अगर हम मिसाल दे दें तो रायवंड तक शहर फैल गया, उधर शेखुपुरा, कसूर और सारा जो है, और ये सब एग्रीकल्चरल लैंड को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है हाउसिंग कॉलोनीज़ के अंदर, और वो भी अनडेवलप्ड हाउसिंग कॉलोनीज़। बड़े बड़े फ्रॉड स्कैम हुए हैं। आप हालिया मिसाल जो ले लें ईडन की, 2008-9 में इन्होंने स्कीम शुरू की थी और वहाँ पर तकरीबन
इन्होंने कहा जाता है कि 20,000 जो लोग हैं उनसे जो पैसे लिए हैं, तकरीबन 14-15 अरब, उस वक्त 10 लाख रुपए प्लाट के हवाले से। आज जो प्लाट की कीमत है, 5 मरले की कीमत है, वो तकरीबन 60 लाख है लाहौर के अंदर। तो उनको बेचारों को कुछ नहीं मिला। अभी नेब ने प्ली बारगेन की है जिसके तहत वो 16 अरब रुपया देंगे, और एवरेज वो जो कास्ट है लोगों की वही पूरी होगी। आप महंगाई को देखें, इन्फ्लेशन को देखें, तो एक ये जालमाना जो कानून थे प्रॉपर्टी के अंदर, जालमाना कह लें या रिलैक्स थे या चोरी के दरवाजे थे, वो रफ्ता रफ्ता सख्त हो रहे हैं और होने चाहिए। प्रॉफिट एंड डेट ये डिडक्टेबल था जो आपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सैलरी इंडिविजुअल के लिए, कि आपने कोई घर के लिए लोन लिया है, उस पर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो डिडक्टेबल था आपकी इनकम में से। फिर उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम बनती है उस पर प्रॉफिट था, ये ख़त्म हो गया। इस तरह टैक्स क्रेडिट मिलता था, इन्वेस्टमेंट फॉर शेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, और कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड, और इसी तरीके सुपर एनुएशन फंड, वो टैक्स क्रेडिट जो है उन्होंने कहा है कि ये अब ख़त्म है। इनकम ऑफ एग्जेम्प्ट एओपी। एओपी की सूरत में ये होता है कि एओपी ने जो टैक्स दिया है उसके बाद जो पार्टनर्स की इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है। वो इस हद तक एग्जेम्प्ट होती है कि अगर उनकी कोई और इनकम नहीं है, अगर पार्टनर की कोई और इनकम है तो वो शेयर फ्राम एओपी उसकी टैक्सेबल इनकम में फॉर रेट पर्पस जो है वो ऐड हो जाता है, उसके बाद उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो अब ये चेंज ये आई है कि अगर एओपी की इनकम ही एग्जेम्प्ट है, उससे अगर पार्टनर को शेयर आया है तो उन्होंने कहा कि वो एग्जेम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टैक्स की बात की, रिटेलर की, वो हम पहले सेल टैक्स के पोर्शन में हम बातचीत कर चुके हैं। वो उसी तरीके से 3,000, 5,000, 10,000, 50,000 अदर देन टायर 1 रिटेलर, ये उसी तरीके से रहेगा। एनपीओ और एनजीओ के लिए ये है कि पहले इनकी इनकम इस ज़माने में एग्जेम्प्ट होती थी, आज 3-4 साल पहले। फिर उनका नहीं, जिसको 100C में जाके आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं, जिसमें कोई विद होल्डिंग के हवाले से, एनुअल रिटर्न के हवाले से, और एक कंडीशन थी कि आप अप्रूव्ड हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अप्रूव्ड हैं फ्रॉम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो वो इन्होंने 2 साल के लिए मजीद डेफर कर दिया कि 2024 तक जो है, अगर आप कमिश्नर से आप सर्टिफिकेट नहीं ले सके तब भी, मगर आप दूसरी कंडीशनें जो विद होल्डिंग और बाकी जो कंडीशन लॉ के अंदर दी हैं वो आप फुलफिल करें, लेकिन ये अप्रूवल वाला मामला है, ये 2024 तक हम आपको इजाज़त दे देते हैं। तो ये एनजीओ केस के लिए हुआ है। फिर 121 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो टाइम था, पहले 5 साल था, उन्होंने कहा 6 साल के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है कमिश्नर, इन केस कि एक बंदा रिक्वायर्ड था कि रिटर्न फाइल करे, उसने फाइल नहीं की, तो उस केस की ये बात की है। फिर 122 में ये हुआ है कि आप असेसमेंट, जो अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है उसमें 120 दिन के अंदर ये था कि शो काज के 120 दिन के अंदर जो अमेंडमेंट फाइनल करनी थी, वो पीरियड बढ़ा के इन्होंने 180 दिन कर दिया है। 148 में जो मैन्युफैक्चरर के लिए इन्होंने जो रिड्यूस रेट थे 1 और 2% स्पेसिफाइड मटेरियल्स, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आ रही थी कि वो उसको एफबीआर हुकाम जो है इसको फाइनल, कुछ केसेस में उन्होंने किया कि ये फाइनल टैक्स है। तो यहाँ क्लेरिफाई कर दिया कि मैन्युफैक्चरर का जो भी टैक्स है इम्पोर्ट स्टेज पे उसने दिया है तो वो फाइनल नहीं, एडजस्टेबल होगा। रिकॉर्ड 174 में जो रिकॉर्ड के हवाले से ये था कि आपने 6 साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है। यहाँ एक नई चीज़ ये आई है कि अगर किसी का फॉरेन एसेट है तो उस सूरत में, ये फॉरेन एसेट डिस्कवर हुआ है तो उस सूरत में ये 6 साल वाली जो कंडीशन है कि रिकॉर्ड वाले, इसके पीछे आप नहीं छुप सकते, आपने रिकॉर्ड देना है अगर आपका एसेट डिस्कवर हो गया फॉरेन एसेट। तो ये 174 में चेंज है। 177 में ये है कि ऑडिट रिपोर्ट की जो कंडीशन थी कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, वो उन्होंने प्रपोज की है कि इसको हम विथड्रॉ करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को। और एक और जो अच्छी बात यह है कि 4 साल में, पिछले 4 सालों में किसी एक साल में आपको ऑडिट हुआ तो फिर आपको ऑडिट के लिए सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक हो गया है, 4 साल वाला प्रपोज किया है। मगर कमिश्नर अगर सेलेक्ट करना चाहता है तो वो बोर्ड से जाकर अप्रूवल लेगा, ऐसे नहीं होगा कि आपको वो सिलेक्ट कर लें।
231 में गाड़ियों के टैक्सेस की बात करें तो जो 850 से कम सीसी की है उसमें पहले 7500 टैक्स था उसकी परचेज पे, अब वो 10,000 कर दिया गया है। जो 851 से 1000 सीसी की गाड़ी है उसमें 15,000 था, उसमें 20,000 कर दिया गया, 5,000 का इजाफा हो गया है। 1000 सीसी पे कोई चेंज नहीं है और 1300 सीसी पे कोई चेंज नहीं है। 1300 से 1600 तक कोई चेंज नहीं है। 1600 से ऊपर है तो वहां पर जाकर फिर ये टैक्सेस डबल हो गए हैं। जहाँ 1800 पे अगर 75,000 था वो अब 1.5 लाख हो गया। इस तरीके से सारे टैक्सेस आपकी परचेज पे डबल हो गए। 236 आई जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन फीस पे जो टैक्स था, पहले इसमें ये सब पे था, फिर इन्होंने किया कि नहीं जी जो नॉन फाइलर है वो टैक्स देंगे सिर्फ 5% एजुकेशन फीस पे। अब इन्होंने ऑल टुगेदर ये सेक्शन उड़ाने के लिए प्रपोज कर दिया है। 236 वाई जो है आप क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं बाहर, फॉरेन रिमिटेंस जो आप बाहर भेजते हैं उस पर। 236 वाई जो है पीछे जो है अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2022 में ये रिमूव कर दिया गया था टैक्स, इसको रिस्टोर कर दिया गया 1% रेट के ऊपर 236 वाई। एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो आपको मिलेगा वॉलंटरी पेंशन स्कीम में या ग्रेजुएटी अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड में, वो पहले 50% टैक्सेबल था, अब इन्होंने 100% इसको कर दिया है। सिनेमा, ऐसे एरिया में जहाँ सिनेमा नहीं है वहाँ सिनेमा आप इस्टेब्लिश करते हैं तो, और अगर 31/12/2023 से पहले एग्जाम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वो उसकी इनकम आपकी 5 साल के लिए एग्जाम्प्ट होगी। और इसी तरीके से सैनमे के लिए जो मशीनरी वगैरह आप इंपोर्ट करेंगे वो भी एग्जाम्प्ट होगी। बहबूद सर्टिफिकेट पे टैक्स जो है 5% कर दिया गया, 10% से रिड्यूस करके। और जो लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उनको 113 से जो है सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स उससे एग्जाम्पशन दी प्रपोज की गई है। फ्लाइंग अलाउंस और पायलट अलाउंस जो है उसको भी इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। ये थी नाज़रीन मेजर चेंजेस जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज, सीवीटी में प्रपोज की गई हैं। तो बजट तो टैक्सेशन के हवाले से तो फिनांस एक्ट तो मुनासिब लगता है, लेकिन जो सैलरी वाला सेक्शन है उसमें उम्मीद है, बल्कि लग रहा है कि जो मुफ्ता इस्माइल का जो बयान आया था उसको देखते हुए कि शायद वो जो रिलीफ अवाम को दिया गया है उसको कहीं रिवर्स ना कर दें, बस ये एक खतरा है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ें इसके साथ।